क्या बुजुर्गों के लिए अपने बच्चों के साथ रहना सही निर्णय है? क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचने की कोशिश की है कि बुजुर्गावस्था में लिए गए हमारे फैसले वास्तव में हमारी शांति और भलाई के लिए सबसे बेहतर होते हैं या नहीं? अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अपने बच्चों के साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। आखिरकार वे हमसे प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर यह आम धारणा एक ऐसी गलती को छिपा रही हो जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है? एक ऐसी गलती जो धीरे धीरे हमसे हमारी सबसे कीमती चीजें छीन सकती है, हमारी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और खुद के लिए वह जगह जहां हम बिना किसी हस्तक्षेप के वही हो सकते हैं जो हम वास्तव में हैं। क्या परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहना वह आराम है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? या फिर यह किसी और गहरी सच्चाई पर विचार करने का समय है? बच्चों के साथ रहना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस चुनाव की कीमत समय के साथ क्या हो सकती है? अक्सर जो हमें बताया नहीं जाता वह यह है कि जो सुरक्षा जैसा दिखता है वह कभी कभी हमें पूरी तरह से जीने से रोक सकता है। वह हमें उस आंतरिक शांति से दूर कर सकता है जो केवल तब संभव होती है जब हमारे पास खुद के लिए एक स्वतंत्र स्थान हो। अगर बच्चों के साथ रहना इतना आदर्श होता तो क्यों इतने बुजुर्ग अकेलेपन और घुटन का अनुभव करते हैं? क्या हम अपनी स्वतंत्रता त्याग रहे हैं? शायद यह समय है इस सामान्य चुनाव को और अधिक सावधानी से देखने का। बुजुर्गावस्था केवल उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि एक यात्रा है, नई खोजों, चुनौतियों और सबसे महत्वपूर्ण फैसलों से भरी हुई। जब हम इस जीवन चरण में पहुंचते हैं तो हमें अपने अतीत को देखने का अवसर मिलता है, वो सब जो हमने जिया और हासिल किया। लेकिन इसी के साथ हम अपने भविष्य को आकार देने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के सामने भी खड़े होते हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला यह होता है कि हम कहाँ और किसके साथ रहेंगे। बच्चों के पास रहने की इच्छा, जो प्यार और सुरक्षा की भावना से भरी होती है, सबसे सहज और सुरक्षित विकल्प लग सकती है। आखिरकार हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करने के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है जिन्हें हमने इतने प्यार से पाला? लेकिन क्या यह निर्णय वास्तव में हमारी गहरी जरूरतों को पूरा करता है? सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ रहना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। यह प्यार या अच्छे इरादों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह सह अस्तित्व धीरे धीरे एक अदृश्य जाल में बदल सकता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि बच्चों के साथ रहना हमें सुरक्षा और स्थिरता देगा, लेकिन क्या इस विकल्प को चुनकर हम अपनी स्वायत्तता और जीवन के प्रति अपने अधिकार का त्याग नहीं कर रहे हैं? स्वतंत्रता बनाम प्यार। हम अपने बच्चों और पोते पोतियों से निस्संदेह प्यार करते हैं, लेकिन जो बात हम अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि यह प्यार हमारी निरंतर उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, और न ही यह इस बात पर आधारित है कि हम हमेशा शारीरिक रूप से एक साथ रहें। हम अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थान को बनाए रखते हुए भी प्यार कर सकते हैं और प्यार पा सकते हैं। असली चुनौती इस निकटता को अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के साथ संतुलित करने में है। कभी कभी गलती यह मानने में होती है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके करीब रहना ही हमें खुशी देगा, जबकि सच्चाई यह है कि बुजुर्गावस्था में हमें एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां हम खुद से फिर से जुड़ सकें, जहां हम स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जी सकें। सह अस्तित्व का दूसरा पक्ष। बच्चों के साथ रहना भले ही स्वाभाविक लगे, लेकिन यह हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। और धीरे धीरे जो समय शांति से भरा होना चाहिए वह छोटे छोटे त्यागों से भरी दिनचर्या में बदल सकता है। जब हम अपने बच्चों के साथ रहने की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में जो छवि उभरती है वह एक ऐसा घर होता है जो जीवन से भरा होता है, हंसी, बातचीत, पोते पोतियों के साथ खेल और एक गर्मजोशी भरा माहौल। और वास्तव में शुरुआत में यह सह अस्तित्व खुशी और आराम के पल ला सकता है, लेकिन जो हम अक्सर नहीं देखते वह यह है कि समय के साथ यह सह अस्तित्व एक कठिन पक्ष भी दिखाने लगता है। पीढ़ियों के बीच का अंतर, जीवन शैली की भिन्नताएं और दिनचर्या में बदलाव धीरे धीरे अदृश्य टकराव पैदा कर सकते हैं। जो कभी केवल यादगार मुलाकातें होती थीं, वह अब निरंतर साथ रहने में बदल जाती हैं, और यह निरंतरता उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। छोटी छोटी असहमतियां उभरने लगती हैं। जो पहले महत्वहीन लगता था
वह अब असुविधा का कारण बन सकता है। आप खुद को परिवार की दिनचर्या में ढालने की कोशिश करते हुए पाते हैं। समय सारणियां, आदतें, घर को व्यवस्थित करने के तरीके, सब कुछ आपकी पुरानी जीवन शैली से अलग होता है। और बिना एहसास के आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपकी प्राथमिकताएं और आदतें फिट नहीं बैठती। जो कभी एक सुखद सहअस्तित्व लगता था, वह धीरे धीरे एक छिपे हुए तनाव का स्रोत बन सकता है। क्या आप अपने ही घर में पराये हो जाते हैं? हमारे वे बच्चे जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी, चिंताएं और जिम्मेदारियां होती हैं। और आप, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी देखभाल में बिताया, अब खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए बोझ बन रहे हैं। यह बात कोई कहता नहीं है, लेकिन सहअस्तित्व की जटिलताएं ही इस दबाव का कारण बनती हैं। वे अपने काम, बच्चों, शादी और आपकी जरूरतों को एक साथ निभाने की कोशिश करते हैं, और किसी न किसी तरह आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया है। शायद शुरुआत में यह सब छोटी छोटी बातें लगें, लेकिन धीरे धीरे यह समझौते बोझ बनने लगते हैं। नाश्ते का समय बदल जाता है। टीवी देखने की आदतें बदल जाती हैं। अपने सामान को रखने का तरीका भी अब आपके हाथ में नहीं रहता। क्या यह सब वास्तव में हमें खुशी देता है? या हम बस यह मानकर चल रहे हैं कि बच्चों के साथ रहना ही हमारा एकमात्र विकल्प है? खुद के लिए एक नई राह चुनें। बुजुर्गावस्था समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। यह वह समय हो सकता है जब हम अपनी स्वतंत्रता को अपनाएं, अपने लिए निर्णय लें और खुद को फिर से खोजें। बच्चों से प्यार कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, लेकिन अपने लिए भी एक जीवन बनाइए। क्योंकि सच्ची शांति और खुशी केवल वहीं मिलती है जहां हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। क्या बुजुर्गावस्था में लिए गए फैसले वाकई सही होते हैं? क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि बुजुर्गावस्था में लिए गए फैसले वाकई हमारी शांति और भलाई के लिए सबसे बेहतर होते हैं? अक्सर हम मान लेते हैं कि अपने बच्चों के बीच रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। आखिरकार वे हमसे प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर यह आम धारणा एक ऐसी गलती को छिपा रही हो जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है? एक ऐसी गलती जो आपको शांति देने के बजाय धीरे धीरे आपसे वह सब कुछ छीन सकती है जो इस जीवन के इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वायत्तता और खुद के लिए वह जगह जहां आप बिना किसी हस्तक्षेप के वही हो सकते हैं जो आप वास्तव में हैं। क्या परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहना ही वह आराम है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? या हमें इस विषय पर और गहराई से सोचने की जरूरत है? बच्चों के साथ रहना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि इस चुनाव की कीमत समय के साथ क्या हो सकती है? जो कोई आपको नहीं बताता वह यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा जैसा लगता है वही आपको पूरी तरह से जीने से रोक सकता है। यह आपको उस आंतरिक शांति से दूर कर सकता है जो केवल तभी संभव है जब आपके पास अपने लिए एक अलग स्थान हो। अगर बच्चों के साथ रहना इतना आदर्श है, तो क्यों इतने बुजुर्ग खुद को घुटन में महसूस करते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि वे बस एक जिम्मेदारी बन गए हैं? त्याग की आदत। हम धीरे धीरे समझौते करने लगते हैं। नाश्ते का समय, टीवी देखने का समय, अपनी चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका, शुरुआत में ये बातें महत्वहीन लग सकती हैं। लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे समझौते जुड़ने लगते हैं और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपने उन लगभग सभी चीजों पर नियंत्रण खो दिया है जो कभी आपकी थीं। जिस घर को आप अपना शरण स्थल मानते थे, वह अब एक साझा स्थान बन जाता है जहां फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और आपकी राय हमेशा मायने नहीं रखती। वह कमरा जो कभी सिर्फ आपका था, अब बस एक जगह भर रह जाता है। आप वहीं रहते हैं, फिर भी खुद को बेगाना महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बदल जाती है। जो गतिविधियां आपको आनंद देती थीं, जैसे शांति से किताब पढ़ना, पौधों की देखभाल करना या अपनी मर्जी से समय बिताना, अब घर की दिनचर्या पर निर्भर हो गई हैं। कोई आपको सीधे मना नहीं करता, लेकिन माहौल ही ऐसा बन जाता है कि आपकी प्राथमिकताएं महत्वहीन लगने लगती हैं। भावनात्मक बोझ। यह सब केवल व्यवहारिक नहीं है, यह भावनात्मक स्तर पर भी असर डालता है।
आप खुद से पूछने लगते हैं, मैं वह इंसान कहाँ खो बैठा जो मैं हुआ करता था? यह सवाल हर दिन आपके अंदर गूंजता रहता है। समय के साथ यह स्थिति एक बोझ बन जाती है। आप परिवार का हिस्सा बने रहने की कोशिश करते हैं और खुद को बोझ न बनने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन महीनों, शायद वर्षों बाद आपको एहसास होता है कि इस निरंतर प्रयास की भावनात्मक कीमत बहुत अधिक है। धीरे धीरे आप पर एक डर हावी होने लगता है, डर कि आप किसी को परेशान कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ मांगने की जरूरत होती है, आपके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे आप किसी पर भार बन रहे हों। आप अपनी जरूरतें व्यक्त करने से बचने लगते हैं और धीरे धीरे चुप रहने लगते हैं। बच्चे, चाहे वे आपसे कितना भी प्यार क्यों न करते हों, अक्सर खुद भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने संघर्ष, अपनी चिंताएं और अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अनजाने में ही वे आपकी देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर कुंठित होने लगते हैं। यह किसी बुरी भावना से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि निरंतर सहअस्तित्व बिना किसी विराम के दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक थकान का कारण बनता है। धीरे धीरे बातचीत छोटी हो जाती है, प्यार भरे इशारे कम हो जाते हैं और पारिवारिक माहौल अपनी सहजता खोने लगता है। बच्चों के साथ रहने से जुड़ी यह भावनात्मक थकावट एक मौन पीड़ा बन जाती है। अलगाव की शक्ति। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची आंतरिक शांति का मार्ग अलगाव, डिटैचमेंट है। लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत समझते हैं। अलगाव का मतलब प्यार या भावनात्मक बंधनों को छोड़ देना नहीं है। यह बच्चों से दूर होने या पारिवारिक सहअस्तित्व से इनकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने और इस उम्मीद को त्यागने के बारे में है कि हमें प्यार पाने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। स्वतंत्रता की ओर एक कदम। अलगाव हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार निरंतर शारीरिक निकटता की मांग नहीं करता। हम अपने बच्चों और पोते पोतियों से गहराई से प्यार कर सकते हैं, भले ही हम हर समय उनके साथ न हों। प्यार जब अपेक्षाओं से मुक्त होता है और भी गहरा और पवित्र हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अलगाव हमें अपनी आवाज को फिर से सुनने का मौका देता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन परिवर्तनकारी होती है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहने की आवश्यकता से, लगातार दूसरों को खुश करने से और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ढलने की आदत से अलग होने लगते हैं, तो आप उस व्यक्ति को फिर से खोज लेते हैं जो आप हमेशा से थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चों के प्रति आपका प्यार कम हो जाता है। इसके विपरीत, यह प्यार और हल्का और शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह अब मौन बलिदानों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित होता है। अलगाव एक मुक्ति है, अपने असली स्वरूप, अपनी इच्छाओं और उन चीजों से जुड़ने का अवसर जो आपको खुशी देती हैं। और जब आप खुद को इस स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं, तो आप कुछ बहुत मूल्यवान चीजें वापस पा लेते हैं, अपनी असली पहचान, अपनी आत्मशांति और अपनी गरिमा। बौद्ध धर्म में अलगाव को हानि, लॉस के रूप में नहीं, बल्कि लाभ, गेन के रूप में देखा जाता है। यह उस जीवन को जीने की संभावना है जो नियंत्रण की जंजीरों से मुक्त हो। तो क्या यह सही समय नहीं है कि हम बुजुर्गावस्था के फैसलों को सिर्फ परंपरा के आधार पर न लें, बल्कि अपनी वास्तविक जरूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सोचें? क्योंकि आखिर में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। जो लोग जीवन भर स्वतंत्र रहने के अभ्यस्त होते हैं, वे धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में समझौते करना शुरू कर देते हैं। नाश्ते का समय, टीवी देखने का समय, अपनी चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका। ये चीजें शुरुआत में महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे समझौते जुड़ने लगते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने लगभग हर उस चीज पर नियंत्रण खो दिया है जो कभी आपकी थी। जिस घर को आप अपना शरण स्थल मानते थे, वह अब साझा स्थान बन जाता है, जहां फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और आपकी राय हमेशा मायने नहीं रखती। जो कमरा आपका था, वह अब बस एक अस्थायी जगह जैसा लगने लगता है, जहां आप स्थायी रूप से रहते हुए भी खुद को अस्थायी महसूस करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आप अपने समय के साथ क्या करना है, यह तय करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। वे गतिविधियां जो कभी आपको आनंद देती थीं, जैसे शांति से किताब पढ़ना, पौधों की देखभाल करना, अब घर की दिनचर्या पर निर्भर हो गई हैं।
यह किसी के सीधे मना करने से नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं वह अब इन चीजों को उसी तरह करने की अनुमति नहीं देता। यह केवल व्यवहारिक स्वतंत्रता की हानि नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी विनाशकारी हो सकता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं वह इंसान कहाँ खो बैठा जो मैं हुआ करता था। यह सवाल हर दिन चुपचाप आपके भीतर गूंजता रहता है। समय के साथ आप परिवार का हिस्सा बने रहने की पूरी कोशिश करते हैं, खुद को बोझ न बनने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन महीनों या शायद वर्षों बाद आपको एहसास होता है कि इस निरंतर प्रयास की भावनात्मक कीमत बहुत अधिक है। धीरे धीरे यह डर कि आप किसी को परेशान कर सकते हैं आप पर हावी होने लगता है। जब भी आपको कुछ मांगने की जरूरत होती है तो सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे आप किसी पर बोझ बन रहे हों। आप अपनी जरूरतें व्यक्त करने से बचने लगते हैं और धीरे धीरे चुप होते जाते हैं। बच्चे, चाहे वे आपसे कितना भी प्यार क्यों न करते हों, वे अपने जीवन की जिम्मेदारियों में व्यस्त होते हैं। उनके पास अपने संघर्ष, अपनी चिंताएं और अपनी दिनचर्या होती हैं। अनजाने में ही वे आपकी देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर मानसिक रूप से थकने लगते हैं। यह दुर्भावनावश नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि निरंतर सह-अस्तित्व बिना किसी विश्राम के दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक थकान का कारण बनता है। धीरे धीरे यह थकान बढ़ती जाती है, बातचीत छोटी हो जाती है, प्यार भरे इशारे कम हो जाते हैं और पारिवारिक माहौल अपनी सहजता खोने लगता है। बच्चों के साथ रहने से जुड़ी भावनात्मक थकावट एक सूक्ष्म पीड़ा है। आप महसूस करते हैं कि चाहे आप उनके करीब हों, फिर भी कुछ खो गया है। जो रिश्ता कभी प्रेम और सम्मान से भरा था, वह अब छोटे छोटे झगड़ों, असहज चुप्पियों और इस भावना से चिह्नित हो जाता है कि कोई भी वास्तव में खुश नहीं है। यह एहसास पीड़ादायक है क्योंकि आप कभी भी उन लोगों के लिए बोझ बनना नहीं चाहते थे जिन्हें आप प्यार करते हैं। टकराव से बचने के लिए आप जो चुप्पी अपनाते हैं वह धीरे धीरे एक भावनात्मक कैद में बदल जाती है। हर बार जब आप बोलने, मांगने या अपनी इच्छाओं को व्यक्त न करने का विकल्प चुनते हैं तो आपका एक हिस्सा बुझ जाता है। और सबसे बुरा यह है कि यह चुप्पी किसी और ने आप पर थोपी नहीं है। यह आप ही हैं जो खुद को बचाने के प्रयास में चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे आप यह मानने लगते हैं कि आपकी राय मायने नहीं रखती। यह एहसास कि आप वहां मौजूद होते हुए भी अदृश्य हैं, बुजुर्गावस्था के सबसे विनाशकारी अनुभवों में से एक है। अलगाव, एक नया दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची आंतरिक शांति का मार्ग अलगाव से होकर जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों की धारणा के विपरीत अलगाव का मतलब प्यार या भावनात्मक बंधनों को छोड़ देना नहीं है। यह बच्चों से दूर होने या पारिवारिक सह-अस्तित्व से इनकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने और इस उम्मीद को त्यागने के बारे में है कि हमें प्यार पाने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। अलगाव या डिटैचमेंट आसान नहीं है। यह साहस मांगता है। यह मांग करता है कि हम स्वीकार करें कि कई बार हमें स्थान, एकांत और शांति की जरूरत होती है। यह अलगाव हमें अपने आप से फिर से जुड़ने का एक साधन देता है। अकेले रहना अलग-थलग पड़ने के समान नहीं है। यह गहरी स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। अकेलापन, जिसे कई लोग डरावना समझते हैं, वास्तव में आत्मान्वेषण और आंतरिक शांति का अवसर हो सकता है। इसी सन्नाटे में आप अपनी आवाज फिर से सुनने लगते हैं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के स्वर को पहचानने लगते हैं। अकेले रहना छोटी छोटी चीजों की स्वतंत्रता की ओर लौटने जैसा है। आप फिर से यह खुशी खोजते हैं कि जब चाहे तब उठें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी और की समय सारणी के अनुरूप ढलने की जरूरत के। नाश्ते में क्या खाना है यह तय करने की आजादी हो या दिन भर की दिनचर्या तय करने का अधिकार, ये सभी चीजें आपके आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करती हैं। अकेलेपन में आत्मखोज। जब आपके पास अपनी जिंदगी का नियंत्रण होता है तो आप वह मूल्य और संतोष पुनः प्राप्त करते हैं जो अक्सर दूसरों के साथ सह-अस्तित्व में खो जाता है। शायद आपने वे शौक छोड़ दिए थे जो कभी आपको अत्यंत खुशी देते थे, चित्र बनाना, वाद्ययंत्र बजाना, बागवानी करना या वे रेसिपी बनाना जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते थे। अकेले रहना उन छूटे हुए हिस्सों को फिर से खोजने का अवसर है।
यह आत्मखोज की प्रक्रिया गहराई से परिवर्तनकारी होती है। अब आपको किसी की स्वीकृति या सहमति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने और अपने आनंद को फिर से खोजने की स्वतंत्रता पाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आप एक अनमोल चीज वापस पा लेते हैं, आंतरिक शांति। एक ऐसी शांति जो किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल आप पर निर्भर करती है। अकेले रहना बच्चों से दूर होने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक अधिक स्वस्थ रिश्ते को जन्म देता है, जहां प्यार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के लिए स्थान होता है। जब आप खुद को अलगाव की अनुमति देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को फिर से खोज लेते हैं जो आप हमेशा से थे, और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप अकेले रहते हैं, तो आपके बच्चों से मुलाकातें अधिक सुखद और हल्की हो जाती हैं, क्योंकि अब दैनिक सह अस्तित्व का बोझ नहीं होता। आप यह तय कर सकते हैं कि कब आप उनसे मिलना चाहते हैं, कब परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, और कब आपको खुद के लिए समय चाहिए। यह स्वस्थ दूरी पारिवारिक रिश्तों को और अधिक सच्चे और प्रामाणिक तरीके से खिलने देती है, बिना उन छोटी छोटी निराशाओं के जो लगातार साथ रहने से उत्पन्न हो सकती हैं। आपका अपने बच्चों के साथ संबंध और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब आप समानता की स्थिति में होते हैं। अब वह निर्भरता का एहसास नहीं होता, वह आवश्यकता नहीं रहती कि आप हमेशा उपलब्ध रहें या हमेशा मौजूद रहें। अकेले रहकर आप अपने प्रति सम्मान को पुनः प्राप्त करते हैं और साथ ही अपने बच्चों को स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चुनावों के सम्मान का महत्व सिखाते हैं। वे आप में एक ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद अब भी अपनी आवाज रखता है, अब भी इच्छाएं रखता है, और अब भी एक पूर्ण जीवन जीने की क्षमता रखता है। यह ताकत और समझदारी का एक बड़ा उदाहरण है, जिसे आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। बुजुर्गावस्था में अकेले रहने का चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन यह उचित है कि आप अपने लिए भी उस स्वतंत्रता का आनंद लें जिसे पाने के लिए आपने जीवन भर संघर्ष किया है। आप अपनी शर्तों पर जीने का अवसर पाने के हकदार हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुजुर्गावस्था में अकेले रहने का यह विचार केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। अकेले रहना एक ऐसा निर्णय है जिसे सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुरूप खुद की देखभाल कर सकें। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है जो निरंतर देखभाल की मांग करती है, यदि शारीरिक या भावनात्मक सीमाओं के कारण स्वतंत्रता संभव नहीं है, तो अकेले रहना सबसे उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता। अकेले रहने का निर्णय हमेशा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में स्पष्ट और ईमानदार मूल्यांकन के साथ लिया जाना चाहिए। यदि आपकी सेहत अच्छी है, आप आसानी से चल फिर सकते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं, तो अकेले रहना एक परिवर्तनकारी और स्वतंत्रता देने वाला अनुभव हो सकता है। लेकिन यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति अधिक देखभाल की मांग करती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विकल्पों पर विचार करें जो आपकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह विचार बुजुर्गावस्था में अकेले रहने के लाभों और संभावनाओं पर एक चिंतन है, लेकिन हर स्थिति अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय प्रेम और सम्मान के साथ किए जाए, न केवल आपकी भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए, बल्कि शारीरिक जरूरतों के लिए भी। स्वायत्तता एक महान उपहार है, लेकिन इसे सच्चे अर्थ में केवल तभी सराहा जा सकता है जब आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें पूरी तरह से पूरी की जा रही हों। अकेले रहना दूर रहने या अलग-थलग पड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि स्वायत्तता और गरिमा के साथ जीने का एक साहसिक निर्णय है। यह खुद को प्राथमिकता देने का, अपने प्रति उसी प्यार और समर्पण के साथ ध्यान देने का चुनाव है जो आपने जीवन भर दूसरों को दिया। अकेले रहना वास्तव में अपनी कहानी का सम्मान करने का एक तरीका है, यह सुनिश्चित करने का कि आपके जीवन के अंतिम अध्याय आप अपने तरीके से लिख सकें। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो मैं आपको इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हम साथ मिलकर शांति और ज्ञान फैलाने का यह कार्य जारी रखें। आगामी चिंतन और एक अधिक पूर्ण और जागरूक जीवन की ओर इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक शुभकामनाएं और आभार।